जो मेरे भाई इस संसार में नहीं है, ये ऑन कैमरा पहली बार बोलना चाहूंगी। हर दम मैं उनको अपने साथ महसूस करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी की मदद से क्या हम अपने रिश्ते ठीक कर सकते हैं? हाउसवाइफ जो है ना, वो कहीं ना कहीं प्रेशर में जीती है। क्या ऐसा करना चाहिए कि इंसान का ऑरा जो है वो पॉजिटिव बन जाए? शक्ति है मेरे अंदर, वो माँ भगवती दे रही है। कई लोग ऐसे होते हैं जो फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपनी ईगो पे ले लेता है, तो वो चीज आपके हिसाब से गलत है? मेरे भाई जो एस्ट्रोलॉजर थे, उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी उनको सम्मान दिया था। नॉर्मल जो हाउस वाइफ्स है तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? 5th हाउस में राहु बैठा हुआ है और इसकी संतान नहीं होगी कभी भी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रेजी टॉक्स, जहां बात होती है रियलिटी की, बात होती है सिर्फ पर्सनैलिटी की नहीं, इंसान की, उस कहानी की, उस अनकही कहानी की जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही जानी मानी, बहुत ही बड़ी एस्ट्रोलॉजर शिवांगी निर्भया जी, जिनसे आज हम जानेंगे उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स, उनकी कहानियाँ, कैसे कैसे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में पाँव रखा, कैसे नहीं। और आज हम उनसे बात करेंगे तो आप सबसे उनकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्ते शिवांगी जी। राधे राधे, जय मां राधे ललिता। राधे। मेरा पहला सवाल ये होगा आपसे कि आज आप बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, सब आपको बहुत जानते हैं, मानते हैं, गाइड हैं, गुरु हैं आप लोगों की, लेकिन क्या आपने बचपन से सोचा था कि आप एस्ट्रोलॉजी करेंगी? क्या मतलब बचपन में हम लोग सोचते हैं ना, हम डॉक्टर बनेंगे, हम टीचर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जी लेकिन एस्ट्रोलॉजी के लिए, एस्ट्रोलॉजर के लिए हर कोई नहीं सोचता। तो आप जी उसके पीछे का रीजन हमें बता सकती हैं कि कैसे आपने एस्ट्रोलॉजी शुरू करी? बिल्कुल। मैं बचपन से तो आईएएस बनना चाहती थी। अरे 12th तक मेरा वही ड्रीम था। उसके बाद मैं रिसर्च में जाना चाहती थी। मैंने पीजी इंग्लिश लिटरेचर में किया और मेरा था कि मैं रिसर्च करूँगी और इसी में आगे जाऊँगी। मेरा जो जर्नी है बहुत अलग है। और फिर मैंने एमबीए भी किया, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम भी किया। लेकिन जो मेरी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी स्टार्ट हुई, बचपन से घर में माहौल था। पापा, भैया दोनों एस्ट्रोलॉजर थे, तो बचपन में होता है ना कि कुछ चीज़ें तो देखते-देखते ही समझ में आ जाती हैं। उसी माहौल में पली-बड़ी थी और पूजा-पाठ सारी चीज़ें बचपन से हम कर रहे थे। लेकिन जब मैं 17-18 इयर्स की थी, उस टाइम पर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, जहाँ से मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ मुड़ी। मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और उसके बाद पीजी में फर्स्ट ईयर था आई गेस मेरा। जी। और उस टाइम पर कोई रिश्ता मेरे लिए आया अच्छा। और मेरे घर में सब एस्ट्रोलॉजर थे। चार्ट बहुत अच्छा मिला, गुण बहुत अच्छे मिले, जो कहते हैं ना मिलान के लिए। लेकिन किसी एक विद्वान, बोलूँगी उनको मैं, जी। पंडित। विद्वान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे हैं कि मैं उनको अपशब्द नहीं बोल जी, सकती। जी, जी। तो उन विद्वान पंडित ने मेरे चार्ट में ये बोल दिया कि 5th हाउस में राहु बैठा हुआ है और इसकी संतान नहीं होगी कभी भी। इस वजह से जो रिश्ता कहते हैं ना बहुत टाइम से फिक्स था, जी। वो रिश्ता मेरा टूटा। सामने वाले जो लोग थे उन्होंने उन पंडित की बातों पर यकीन किया और होता भी है, बट ऑब्वियस है कि ऐसी बहू आ रही है जिसकी संतान नहीं होगी, तो उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। अब वहाँ पर जब रिश्ता टूटा तो होता ही है एक लड़की का कि खुद से क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हुआ? जबकि ऐसा होता तो मेरे फादर ही उस चीज़ को क्यों सामने रखते? जी, हाँ, बिल्कुल। जबकि लड़के वाले बोल रहे थे हमको चार्ट नहीं मिलाना है, लेकिन मेरे फादर ने कहा मिलाओ, चार्ट मिल चुका है। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। मैंने सोचा ये राहु ऐसा क्या है जो संतान नहीं देगा, या राहु का ये रोल हो सकता है कि 5th हाउस में? वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा आज तक मैंने किसी ग्रह पर रिसर्च की है तो वो राहु है। ठीक। मैं राहु पर बात भी बहुत करती हूँ। तो जब रिसर्च स्टार्ट हुई, मेरी पहली बुक थी स्त्री जातक दर्पण, जी। जो हमारे स्त्रियों के बारे में ही है। उस बुक को मैंने डीप स्टडी किया, वहाँ राहु के देखे। 5th के राहु का फिर पता चला कि केवल ऐसा नहीं होता कि 5th में राहु बैठा है तो संतान नहीं होगी। उस पर किसकी दृष्टि है, किस ग्रह के, जैसे होता है ना 5th हाउस है, वहाँ की राशि मेरी क्या है, जी। वृषभ राशि है। जी। और उसका जो शुक्र है वो 2nd हाउस में बैठा हुआ है, मेरे अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। ठीक है, उस पर जो ग्रह की दृष्टि आ रही है वो किसकी है? वो दृष्टि भी अच्छे ग्रह की थी, शुभ ग्रह की थी। राहु का नक्षत्र बहुत अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने स्टडी की तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि शायद वो विद्वान पंडित का कोई इंटेंशन ऐसा रहा हो, शायद, कि मेरा विवाह वो ना हो। क्योंकि वो एक कॉम्पिटिटर होते हैं ना, मेरे फादर भी एस्ट्रोलॉजर थे और वो भी एस्ट्रोलॉजर थे।
तो कहीं ना कहीं शायद ये रहा हो, या फिर कहूँगी डेस्टिनी में नहीं था। लेकिन वहाँ से जर्नी मेरी स्टार्ट होती है, ग्रह नक्षत्रों की चाल को समझा। अब लोग क्या होते हैं कि ऊपर ऊपर से ग्रह नक्षत्र देखे और प्रिडिक्शंस कर दिए। हर नक्षत्र के देवता हैं, हर नक्षत्र की देवी हैं, और हर नक्षत्र की, जैसे कहते हैं ना, ग्रहों की डिग्री हैं। तो किस डिग्री पे कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किसकी दृष्टि है, वो सारी चीज़ें होती हैं। अगर राहु मेरा 5th में है, उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है, मेरे को एस्ट्रोलॉजी में लाने वाला राहु ही है, जिसको सबने खराब कहा। जी, हरदम लोग, आपने सुना होगा, राहु को, केतु को, शनि को खराब ग्रह मानते डरते हैं, हैं लोग सुन के डरते कि हैं। राहु। तो मेरा राहु ही मुझे लेके आया, मेरा शनि ही। यहाँ पर बताती हूँ, शनि की 7.5 में लोग डरते हैं, हाँ, लोगों के डाउनफॉल होते हैं। जी। मेरी अभी 29 मार्च 2025 में 7.5 खत्म हुई थी, और इन्हीं 7 सालों में मेरा ग्राफ ऐसे गया है। मतलब शनि जो शनि आप कह रहे हो ये अच्छा भी है। अच्छा भी है, क्योंकि मेरा लग्नेश है, जी, जी। मेरे लग्न का लॉर्ड है, मेरी मकर राशि है। जी, जी। ऐसी कुंभ राशि है शिवांगी से, लेकिन वहां से गायत्री नाम है, मेरी मकर राशि है। तो मेरे शनि ने ही मुझे ऊपर पहुंचाया। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर क्या हुआ, शौक में मैंने बुक पढ़ी पापा के पास जो थी, उसमें हस्तरेखा स्टार्ट की। तो अपनी ही फ्रेंड्स के हाथ देखा करती थी, उनको बताती थी तुम्हारी लव मैरिज होगी, या तुम्हारी अरेंज होगी, जी। या तुम्हारी लाइफ में ये होने वाला है। तो उस एज में बड़ा अच्छा लगता है कि कोई हमारे हाँ। भविष्य बता रहा है। तो अपनी हम उम्र को बताना शुरू किया। उसी में फिर उनको रेमेडीज बताना शुरू की। ये बात तब की है जब मैं 20 या 21 साल की थी। आप कह रही हैं आपने अपनी सहेलियों को ऐसे हाथ पढ़ना, जैसे हम देखते हैं, हम भी जी, जी। स्कूल में या कॉलेजेस जी, में कि जी। अब मैं तेरा हाथ देख के बताती हूँ, ये सब बताती हूँ। चीजें। लेकिन ये मतलब आपकी तो सहेलियां थी तो उन्होंने जी। मान लिया होगा, या कईयों ने नहीं भी माना होगा, पर हम हुँ। कैसे जान सकते हैं कि वो बात सच है या नहीं है? वो आपकी लाइफ में होगी ना, रेखाएँ होती हैं, जैसे जीवन रेखा है, भाग्य रेखा है, जी। जैसे ये जीवन रेखा जी। है, ये हमारे मस्तिष्क की रेखा है, ये हमारी हृदय रेखा है, यहाँ पर हमारी भाग्य रेखा जा रही है। तो वो राहु से उसका उद्गम है या उसका मंगल से उद्गम है, ये पढ़ा जाता है। मैंने पहले पूरी स्टडी की थी। अच्छा। उसके बाद ये मैंने स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड्स के चार्ट देखती थी, फ्रेंड्स का हाथ पढ़ती थी और उनको रेमेडीज बताती थी। शुरुआत आपने वहाँ से शुरुआत करी। मेरी वहाँ से हुई। फिर मैंने एमबीए जब कर रही थी, तो उस टाइम पर सैटरडे संडे, जो भी एमबीए के टाइम में मेरे फ्रेंड्स थे, जी। तो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, या जनरली उस टाइम क्वेश्चन होते थे, गर्लफ्रेंड नहीं मान रही है, हाँ। यार बता दे कोई रेमेडीज इस तरीके के। बिल्कुल। तो मैं बोलती थी पहले चार्ट देखूंगी और हाथ देखूंगी उसमें है या नहीं, मैं ऐसे कोई रेमेडीज नहीं बताऊंगी। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। मेरी मैरिज होती है। मेरी मैरिज के बाद मैंने फिर सोचा कि चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जॉब मैंने ड्रॉप कर दी थी। मैंने सैटरडे संडे स्टार्ट किया अपना यही हस्तरेखा जी। और सिर्फ ज्योतिष कुंडली ये देखती थी, और वो ठीक चल रहा था मेरा। फिर प्रेगनेंसी हुई, बेटी हुई, तो वो सारी चीज़ें वो भी ड्रॉप हुई 1-2 साल के लिए। फिर जर्नी में मैंने बीएड किया। मुझे लगा कि ये प्रोफेशन तो ठीक है, सैटरडे संडे चल रहा है, लेकिन अब मुझे टीचिंग करनी है, मुझे टीचर बनना है, बेटी छोटी है। बीएड भी किया। बीएड करने के बाद एस्ट्रोलॉजी करते 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 फिर मैंने टीचिंग की, टीचिंग भी की, और जो साथ में टीचर्स थे उनके चार्ट देखना स्टार्ट किए। होता है ना, मैम हाँ, बताइए, भविष्य बिल्कुल, बताइए, पता था। उसी टाइम पर मैंने न्यूमेरोलॉजी सीखी। उसको सीखने के साथ ही मैंने टैरो सीखा, और फिर मेरी सेकंड बेबी हुआ। तो जब सेकंड बेबी हुआ उस टाइम पर मैंने टैरो रीडिंग स्टार्ट की साथ में। तब तक मैंने सीखा था, स्टार्ट नहीं की, वो छोटा था। अब ये जर्नी सही मायनों में यहीं से स्टार्ट होती है। तो जब मेरा बेबी 6 मंथ का था, उसी टाइम पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई मेरी एकदम से। मुझे लगा मुझे अब साधनाएं करनी है, पूजा करनी है, जबकि बेबी बहुत छोटा था। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया। मुझे लगा जॉब नहीं करनी है, टीचिंग नहीं करनी है, कॉर्पोरेट में तो अब वैसे ही बहुत गैप आ चुका। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने एस्ट्रोलॉजी को चुन लिया कि बिल्कुल यही मेरी लाइफ यही मेरी लाइफ है, यही मेरी डेस्टिनी है। और उसके पीछे रीज़न था, मेरी कज़न ने मुझे बोला था, एक्चुअली मेरे भाई जो एस्ट्रोलॉजर थे उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो मेरे घर वो आया, उसने अपना हाथ दिखाया, मैंने उसको कुछ बताया, तो वो मुझे बोला कि इतना अच्छा हाथ देखती हो, इतने सटीक प्रेडिक्शंस हैं, तो फुल टाइम प्रोफेशन इसको क्यों नहीं बना रही हो। तो आज से 4-4.5 साल पहले मैंने पूरी तरीके से ये प्रोफेशन स्टार्ट किया। उस टाइम कोविड का पीरियड था, वो स्टार्ट कर दिया। सोशल मीडिया का इतना जितना अब प्रचार है यूट्यूब का, वो नहीं था, पॉडकास्ट नहीं थे। मैं रील्स बनाती थी, छोटी छोटी डालती थी, मोटिवेशनल रील्स, और साथ में एस्ट्रोलॉजी की भी रील्स। 2 साल पहले डिजिटल जॉगी जो तुषार हैं, जी जी
मुझे सोशल मीडिया में लाने का क्रेडिट उनको ही जाता है। तो उन्होंने मुझे बात की फेसबुक पर या इंस्टा पर, कहीं उन्होंने मेरी कोई रील्स देखी, उनका मेरे पास डीएम आया कि साथ में एक पॉडकास्ट करते हैं। तो वो मेरा पहला पॉडकास्ट था उनके साथ एस्ट्रोलॉजी पे। उसके बाद दूसरा पॉडकास्ट भी उन्हीं के साथ था और उस दिन के बाद से आज तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। कितने सारे पॉडकास्ट और कहते हैं ना, वेल सेटल्ड अब मैं इसी में हो चुकी हूँ। लास्ट 2 ईयर से मेहुल जी, अब ये हो गया है कि मेरे पास इस प्रोफेशन में मेरी फैमिली के लिए ही मैं वक्त नहीं दे पाती, इतना बिजी हो चुकी हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें मैं हर दिन विद्यार्थी हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, हमें सब कुछ आता है, कुछ भी नहीं आता। ये इतना अथाह समुंदर है कि इसमें डेली आपको नया कुछ मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, concept है, बहुत बड़ा। तो एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, डेली सीखती हूँ कुछ ना कुछ। मुझे नाइट में जब तक, कहते हैं ना कि एक बोलते हैं किताबी कीड़ा बर्ड होता है, तो जब तक मैं नाइट में स्टडी ना कर लूँ मुझे नींद नहीं आती, चाहे कितना भी, आज भी चाहे कितना भी टाइट शेड्यूल हो। तो ये मेरी लाइफ स्टाइल है। और जो आध्यात्मिक यात्रा मैं बता रही हूँ, तो अब लास्ट 3.5 ईयर हुए होंगे, तब से मैं श्री विद्या साधना भी करती हूँ। श्री विद्या मीन्स त्रिपुर सुंदरी माँ, 10 महाविद्याओं में से जो हैं, तो उनकी साधना भी करती हूँ। इतने टाइट शेड्यूल में नाइट में बैठ के मेरे को मेरी माँ के लिए टाइम जरूर निकालना है। मतलब आपने बताया इतना ज़्यादा टाइट शेड्यूल होता है। वैसे भी एक औरत की ज़िंदगी में तो बहुत सारी चीज़ें होती है करने को, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो फिर ये मोटिवेशन इतनी ज़्यादा कैसे, मतलब ये मोटिवेशन शायद माता पिता का आशीर्वाद, क्योंकि गुरु जो हैं वो मेरे एस्ट्रोलॉजी के भी और श्री विद्या के भी मेरे फादर ही हैं, मेरे पिता हैं। तो शायद कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है, भगवती की कृपा है। और जो मेरे भाई इस संसार में नहीं है, ये ऑन कैमरा पहली बार बोलना चाहूँगी, हर दम मैं उनको अपने साथ महसूस करती हूँ। जो उनके कुछ छूटे हुए सपने अधूरे रह गए, जो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू वो लोगों की सेवा करना चाहते थे। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी उनको सम्मान दिया था। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि आप अब राज्यपाल हैं, जयपुर में जब गए थे उनके हाउस, और आप राष्ट्रपति बनेंगी। तो वो बनी थी, उन्होंने बुलाया भी था भाई के लिए। तो कहीं ना कहीं उनके कुछ सपने अधूरे रह गए थे। तो मेरे जीवन का लक्ष्य है कि वो जो उनके अधूरे सपने हैं उनको मैं पूरा करूं। वो तो बहुत ज्ञानी थे, मेरे पिता बहुत ज्ञानी है, मैं तो उसके आगे बहुत छोटी सी हूँ अभी। लेकिन उन सपनों को, उन चीज़ों को मैं आगे लेके जाऊं। और साधनाओं में कहते हैं ना कि बचपन से जो भाई थे वो माँ काली के साधक थे, पिता जो थे वो श्री विद्या साधक। तो उन्हीं की ये चीज़ें मेरे अंदर आई हैं, इनबिल्ट होती हैं कुछ चीज़ें, कि अब ये साधनाएं मेरी शुरू हुई। जैसे हम पास्ट लाइफ देखते हैं मेहुल जी, तो जब साधनाएं मेरी शुरू हुई ना, तो मैंने पास्ट लाइफ में खुद को अपना साधक देखा था। तो जो पास्ट लाइफ में साधक होते हैं, अल्टीमेट कहीं ना कहीं इस लाइफ में भी उनकी साधनाएं एक एज, हो सकता है वो 20 हो सकता है वो 40 हो, आके आपकी स्टार्ट हो ही जाएगी कहीं ना कहीं से। तो वो सारी चीज़ें हैं, बहुत परम आनंद की अनुभूति होती है इसमें। हाँ, शेड्यूल इतना टाइट है और एक महिला होते हुए सारी जिम्मेदारियां भी निभानी है, क्योंकि बच्चे भी अभी मेरे बहुत छोटे हैं। 9 इयर्स की बेटी है और 4.6 का मेरा बेटा है। तो उनको भी देखना है, अपने सब मैनेज करना है। लेकिन ये जो शक्ति है मेरे अंदर मैनेज करने की, वो माँ भगवती दे रही हैं। जी, ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है। पर मैं ये चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस है, कुछ औरतें हैं जो हमारी इस पॉडकास्ट को देख रही होंगी, सुन रही होंगी, तो उनके लिए भी आप कुछ बोलें कि मतलब उन्हें भी अपनी लाइफ में, मतलब चाहे काम छोटा हो, बड़ा हो, कैसा हो, मोटिवेट रहना चाहिए कभी भी। मैं ये सोचती हूँ कि अगर हमारे अंदर मोटिवेशन खत्म हो गया तो शायद हम कोई काम कर नहीं पाएंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगी नॉर्मल जो हाउस वाइफ्स है, जिन पे सबसे ज़्यादा बर्डन तो उन पे होता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाउस वाइफ जो है ना, वो कहीं ना कहीं प्रेशर में जीती हैं। हाउस वाइफ के लिए मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो खुद को कमतर ना आके। उन लोगों का क्या होता है, उनको लगता है हम कुछ नहीं कर पा रहे। आप जो कर पा रही हो ना, वो एक वर्किंग लेडी नहीं कर पा रही है, क्योंकि पूरे घर को मैनेज करना इतना इजी नहीं होता है। अब मैं घर को भी मैनेज करती हूँ। और मेहुल जी, यहाँ एक चीज़ बताती हूँ, मैं कोई हाउस हेल्प नहीं लेती, मेरे पास कोई मेड नहीं है। झाड़ू पोछा बर्तन सारे रोल मैं खुद प्ले करती हूँ, सब काम सब। और साधनाएं भी, और मेरे सेशन भी होते हैं, सब कुछ मैं खुद करती हूँ। तो ये सबके लिए कहना चाहती हूँ कि आप अपने गृहस्थ जीवन में सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए खुशी खुशी निभाना चाहिए, खुशी खुशी निभाओ और अपने लिए वक्त जरूर निकालो, जो कि महिलाएं भूल जाती हैं। आप आधा घंटे
दिन के 30 मिनट्स सभी के लिए निकाल रहे हो ना, वो निकालो। आपको जो अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छी लगती है, रीडिंग अच्छी लगती है, जो भी आपका मन करता है, या आउटिंग अच्छी लगती है, वो 30 मिनट्स खुद के लिए निकालो और जरूर दो। अपने लिए समय निकालो। महिलाएं भूल जाती हैं, खुद के लिए समय निकालना भूल जाती हैं, खुद से प्यार भी नहीं करती हैं। वो बच्चों से भी करेंगी, पति से भी करेंगी, सबकी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, लेकिन मुझे क्या अच्छा लगता है वो भूल जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब हम ये भूल जाते हैं ना, तभी इरिटेशन होती है कि हम इतना सबके लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। मेरे लिए इरिटेशन से मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि आजकल जैसे अब महिलाओं की बात हो रही है, तो रिलेशनशिप हो गए या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो गया, क्या ये इरिटेशन कई बारी जो होती है, इरिटेशन जो रिलेशनशिप में भी आ जाती है जी। तो वहाँ एस्ट्रोलॉजी की मदद से क्या हम अपने रिश्ते ठीक कर सकते हैं? क्या हम अपनी रिलेशनशिप को मतलब कैसे हम उसको ग्रो कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी से भी ठीक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें और बताती हूँ मैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या है, ग्रह नक्षत्र 7th हाउस से हम देखते हैं, पार्टनर हाउस। तो वहाँ अगर वो दूषित है या कोई पाप ग्रह है, तो उनकी फिर आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी। वो रेमेडीज करके चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। दूसरा ये है कि आजकल मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, तो वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड नहीं हैं, लेकिन बाहर उनका कोई दूसरा फ्रेंड बन गया, जिसको वो बात शेयर कर रहे हैं, जिसको हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, है ना। वो क्या होते हैं कि हम आपस में, आप और मैं अपनी बातें एक दूसरे से नहीं कह पा रहे हैं और समझ भी नहीं पा रहे एक दूसरे को, लेकिन वही बातें दूसरा पार्टनर समझ ले रहा है, थर्ड पर्सन समझ रहा है। वो थर्ड पर्सन अपनी वाइफ की नहीं समझ रहा है, या वो लेडी अपने हस्बैंड को नहीं समझ रही है, लेकिन चेन बनता आ रहा है। हाँ, चेन बनता आ रहा है। तो मैं तो कहूंगी कि आप दोनों आपस में बैठकर खुलकर बात करो। एक तो झूठ मत बोलो, रिलेशनशिप में झूठ जो होता है वो सबसे ज्यादा गलत होता है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग। आप आपस में वो बॉन्ड इतना मजबूत करो कि उसके लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है ना। आपस में बॉन्ड बनाओ। हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे के लिए हो जाएंगे ना, वो कोई तीसरा नहीं हो जाएगा। आपको अगर किसी लेडी को जरूरत है, उसकी तबीयत खराब है या उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हुई है, तो उसका हस्बैंड ही खड़ा होगा। बिल्कुल, वो तो कोई थर्ड पर्सन नहीं खड़ा होगा। ऐसे ही अगर वो मेल है, आपके साथ मिस हैपनिंग होगी, तो आपकी जो भी फ्रेंड है वो नहीं आएगी, सबसे पहले आपकी वाइफ ही आएगी। तो ये चीज़ समझना जरूरी है। आप अपनी वाइफ में ही वही सारी चीज़ें देखो ना। अगर मैं कह रही हूँ आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो कोशिश से क्या नहीं हो सकता है। आप बैठकर बात करो, बात से तो सारे मसले हल होते हैं ना। आपस में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है, जो कि गैप होता जा रहा है, जो हम तीसरे बंदे से कर रहे हैं। ऑफिस में है, दोनों वर्किंग हैं, दोनों टाइट शेड्यूल में हैं, घर पे आए, खाना खाया और सो गए दोनों, लेकिन तीसरे बंदे से वो डिस्कस कर रहे हैं। क्यों ना 10 मिनट का या 15 मिनट का समय निकाला जाए। और सबके लिए बताती हूँ कि शिव और पार्वती जो थे ना, वो ऐसे कपल थे कि आपस में डिस्कशन करते थे। तो हम उनकी पूजा तो करते हैं, उनसे ये चीज भी सीखें कि आपस में डिस्कशन करो। शिव पार्वती के प्रेम की वैसे भी बहुत प्रेम कितना आघात था उनका। तो इतना प्रणा जो प्रेम है, इतना आप में भी हो सकती है। कहते हैं ना कि इंटेंस हमें किसी के लिए फील हो रहा है, ठीक है, वो इंटेंस अपने पार्टनर के लिए फील करो। और ऐसा नहीं है, दोनों को करना होगा। अभी फीमेल कर रही है, लेकिन मेल बार बार उसको तिरस्कृत कर रहा है, बार बार उससे अपशब्द यूज कर रहा है, तो भाई सभी का स्वाभिमान है, उसको भी बुरा लगेगा। या आप मेल को बार बार कर रही हैं, तो यहाँ पर दोनों बैठकर बात करो। अगर मसले ऐसे हैं, सभी में हो जाते हैं, ये 100% है कि दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि भाई बहन भी एक जैसे नहीं होते, उनमें भी झगड़ा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम उनसे हट जाते हैं। हमारे अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकती है, हमारे थॉट्स अलग हो सकते हैं, ओपिनियन अलग हो सकती है, लेकिन बैठकर हम उन पर बात तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। आपने जैसे अभी बात करी, ये सब अप्स एंड डाउन्स की बात है। हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी अच्छा समय, कभी बुरा समय जी। लेकिन हर इंसान उसमें से उभर के निकल के आता है। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में भी रहा होगा कि जरूर रहा होगा, हर एक इंसान की लाइफ में रहता है। तो कोई ऐसी कहानी आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, ऐसी कोई आपकी स्टोरी जहाँ पे आपने उस मोमेंट से निकल के आप उभर के बाहर आई, ताकि हमारी ऑडियंस को, मैं चाहती हूँ, मैं ये सवाल इसलिए आपसे कर रही हूँ ताकि हमारी ऑडियंस को एक मोटिवेशन मिले कि हर इंसान एक सा है, जरूरी नहीं है कि वो कौन है कौन नहीं, पर वो निकल सकता है उस चीज से। तो आप कोई ऐसा पार्ट हमारे साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल। जैसे पहला मेरी लाइफ में जो इंसिडेंट हुआ था, मैंने आपको बताया ना, जहाँ पर मैं एस्ट्रोलॉजी में आई, रिसर्च किया, वो टाइम पीरियड ऐसा था कि मैं बहुत डिस्टर्ब हुई थी। कि एक होता है ना, लड़की का रिश्ता ब्रेक हुआ और वो ऑल दैट थिंग। तो वहाँ से मैं निकली
वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही निकली, रिसर्च किए। सेकंड मेरी लाइफ में फेस आया, मेरी लव कम अरेंज मैरिज है जिसमें प्रॉब्लम भी थी। तो सेकंड फेज मेरी लाइफ में वो आया, वो स्ट्रगल रहा और वो मैंने पूरा स्ट्रगल जिया कि मुझे, मेरा डिसीजन था कि यहाँ मुझे करनी है या डेस्टिनी में डिसाइडेड था, लेकिन मैंने वो स्ट्रगल किया। 4 इयर्स के स्ट्रगल के बाद मेरी मैरिज हुई। उसके बाद मेरी लाइफ का स्ट्रगल शुरू हुआ जब मेरा सेकंड बेबी जब होता है, तो डॉक्टर ने बोला था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन है, प्रीमी भी हो सकता है। उससे पहले मेरा एक 5th मंथ पर मेरा अबॉर्शन हो चुका था, यूट्रस का माउथ ओपन होने की वजह से। तो वो सेकंड चांस लिया था, कहीं ना कहीं मेरी बेटी की इच्छा थी। जब वो बेबी चला गया था तो उसने बोला था भाई को वापस लाना है, तो वो रिस्क था, मैंने लिया और डॉक्टर ने बोला। तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि मैंने मेरा फ्लैट परचेज किया, मिडिल क्लास थी, फ्लैट परचेज किया। फ्लैट परचेज करते ही कोविड आ गया। कोविड की फर्स्ट वेव के बाद क्या होता है कि मेरे फादर इन लॉ का बाईपास सर्जरी हुआ, तो जो भी अमाउंट था हमारा निकलता जा रहा था, घर में चला गया पहले। फिर कोविड के टाइम तो स्ट्रगल सभी के थे। फादर इन लॉ की बाईपास सर्जरी हुई, उसी टाइम मेरी प्रेगनेंसी भी थी। तो जब मेरी डिलीवरी हुई, प्रीमेच्योर बेबी है मेरा, तो एक्सपेक्टेड नहीं थी। मेडिक्लेम भी हम फादर इन लॉ के उसमें दे चुके थे। उस टाइम पर जो कहते हैं ना कि हमारे पास एक कहावत है 10 रुपए भी नहीं है, वो सिचुएशन में मैं थी। पर वो टाइम पीरियड ऐसा था जहाँ मुझे लगा कि अब कुछ ऐसा करना है जो लोगों के लिए भी कर पाऊँ और खुद के लिए भी कर पाऊँ। वो एक टर्निंग पॉइंट था। तो जैसे मैंने बताया ना, मेरे बेबी 6 मंथ का था, तो मैं तो जॉब की ही सोच रही थी, लेकिन वहाँ से टर्निंग पॉइंट हुआ और आज डे बाय डे मैं ग्रो कर रही हूँ। अब मुझे शायद कुछ सोचना नहीं पड़ता। मैं नहीं कह रही मैं बहुत करोड़पति हो गई हूँ, लेकिन आज मुझे किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता। वो स्ट्रगल खत्म हो गया मेरा, जो फाइनेंशियल स्ट्रगल थे, तो वो कहीं ना कहीं भगवती की ही कृपा थी। लेकिन वो टाइम ऐसा था, कहते हैं ना कि बिल्कुल हम डाउन पे आ चुके थे। वहाँ से फिर जर्नी दोबारा स्टार्ट हुई है। तो हर किसी की लाइफ में, कोई ये सोचता है ना कि ये सेलिब्रिटी है या ये है, तो हर किसी की लाइफ के स्ट्रगल होते हैं और स्ट्रगल ना हर तरीके से होते हैं। आज भी कर रही हूँ, सपोज यहाँ पॉडकास्ट करने आई हूँ, बच्चे मेरे दोनों घर पे अकेले हैं और दोनों ही छोटे हैं और डेली जाती हूँ। दोनों बच्चे स्कूल होते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज वो घर पे अकेले हैं, तो स्ट्रगल ही है ये मेरा। तो स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन हमें उन स्ट्रगलों को साइड करना होता है कि हाँ, ये तो लाइफ के स्ट्रगल है, जीवन का नाम ही संघर्ष है ना। और फाइनेंशियल क्राइसिस भी मैंने जैसे बताया ना, मेरी लाइफ में भी आए थे। तो किसी की लाइफ में आए, डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता है। आज अच्छा है तो कल बुरा भी आएगा और बुरा है तो अच्छा भी आएगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने आपकी कहानी सुनी, आपकी लाइफ स्टोरी सुनी, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन थी। और मतलब इतने सारे स्ट्रगल, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे फेस करने के बाद, लेकिन आज भी मैं आपके सामने बैठी हूँ तो मुझे एक अलग सी पॉजिटिविटी, अलग सी पॉजिटिव वाइब्स आपसे आ रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब आप मुझे पर्सनली, मैं आपसे एक टिप मांगना चाहूँगी कि क्या ऐसा करना चाहिए कि मतलब जैसे एक इंसान का ऑरा जो है वो पॉजिटिव बन जाए, कभी नेगेटिविटी की तरफ जा ही ना पाए। क्या ऐसा टिप? बिल्कुल। और आप पॉजिटिव करने के लिए ना, डेली आप 10 मिनट्स मिनिमम, मैक्स टू मैक्स जितना कर सकते हैं, मेडिटेशन करो। आप जिस भी इष्ट को मानती हैं, सपोज मैं जानना चाहूँगी आप किसको मानते हैं? जी, मैं खाटू श्याम जी को मानती हाँ, तो ठीक है, फिर खाटू श्याम जी का ही ध्यान करेंगे आप 10 मिनट, उन्हीं का ही नाम जप करेंगी, श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा, या जय श्री श्याम, जो भी आप बोलते हैं वो बोलते हुए आप नाम जप करो। और मेडिटेशन में आपको महसूस करना है कि श्याम बाबा की जो एनर्जी है वो मूलाधार से बढ़ती हुई शक्ति के साथ सहस्त्रार तक जा रही है, वो आपको फील करना है। जब आप इस तरीके से करते हैं ना, अंदर से आप स्ट्रांग होते हैं। और जब बाबा को आप सब सौंप देंगी, अपना जीवन, कहते हैं ना कि सब कुछ उनको सौंप दो, तो फिर वो आपको वो स्ट्रेंथ देते हैं, वो आपको कहते हैं ना कि आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ वही करेंगे, सब कुछ वही करेंगे। और यही चीजें हैं। और हाई वाइब्रेशन में रहो। अब लाइफ में हर दिन एक जैसा नहीं होता, मैंने खुद का भी बताया। तो कभी भी प्रॉब्लम्स आए तो उनको सोचो कि ये आज हैं, कल मैं इनको दूर कर ही दूंगी, दूर हो जाएंगी। तो हाई वाइब्रेशन में रहो। हार नहीं माननी है, बिल्कुल नहीं माननी, क्योंकि जो हार मान जाते हैं वही तो असफल हो जाते हैं। अब जैसे मैंने बोला ना कि सफलता वो कई बार असफलताओं से होकर गुजरती है, कई बार हम फेलियर
को फील करते हैं, तब जाके हमें सक्सेस मिलती है। तो एक तो ध्यान नहीं देना है, अगर आप फेलियर भी कोई भी, आप भी या कोई व्यूअर्स भी कई बार किसी चीज़ में फेल हो रहे हैं, तो हो सकता है 10 प्लान आपके फेल हुए, लेकिन 11वां आपका सक्सेसफुल हो गया। तो कभी हार मत मानो। कई लोग ऐसे होते हैं जो फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मतलब छोड़ देते हैं कि ठीक है हम नहीं करेंगे, कोई अपनी ईगो पे ले लेता है, तो वो चीज आपके हिसाब से गलत है? वो गलत है, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना, हर दिन एक जैसा नहीं है। मैंने मेरी लाइफ का भी बताया, अगर मैं वहीं स्टार्टिंग में हार मान गई होती कि ये तो मेरा ग्रह ही खराब है राहु, अब तो ये बच्चा भी नहीं होगा, शादी भी नहीं होगी, ये मान के वहीं बैठ गई होती, तो मैं शायद डिप्रेशन में गई होती। लेकिन वहीं से मैंने इसको मोटिवेशन बनाया और आज मैं यहाँ बैठी हूँ। वहां से आपने एस्ट्रोलॉजी का सहारा, वहां आपने से अपनी मतलब हम ये चीज आप ये चीज मानती हैं और ये हम चीज बोलना चाहेंगे कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में भी एस्ट्रोलॉजी का सहारा लिया और आपने उससे ही ग्रो किया। बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी से ग्रो किया। वहाँ सारे चार्ट में देखी ना मेरे ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, फिर वहीं मुझे समझ आ गया कि मेरा लक्ष्य जो है वो ज्योतिष या गूढ़ विषय जिनको कहते हैं, अकल्ट साइंस, उसमें ही जाना है। तभी तो फिर मैंने टैरो भी सीखा, न्यूमेरोलॉजी भी सीखी और मैंने साधनाओं में गई, क्योंकि राहु 5th में बैठा हुआ है। जब राहु केतु 5th में बैठे हैं या शनि, तो आपकी पास्ट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, साधनाएं या जो रहस्यमय विषय होते हैं उनमें जाते हैं आप। तो वो सारी चीज़ें देखी। फिर जब मैं साधनाओं में गई तो वो जो आकाशिक रिकॉर्ड होता है, तो आकाशिक रिकॉर्ड एक अलग तरीके से प्रोसेस होता है, लेकिन मेरा जो प्रोसेस है मैं मेडिटेशन में देखती हूँ। तो मेडिटेशन में भी मैंने अपनी लाइफ जो देखी, पास्ट लाइफ, और उसमें फिर मैंने देखा कि अल्टीमेट जो एम है वो साधनाएं हैं और उन्हीं से मुझे सब प्राप्त होना है। तो जब श्री विद्या साधना में गई तो सारी चीज़ें माँ ललिता की कृपा से आज हो ही रही हैं। तो कभी भी हार मत मानो। आज आपके लिए हार मिल सकती है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो कल सफलता जरूर मिलेगी। जी मैम, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते आप हमारी ऑडियंस के लिए और हमारे लिए भी बिल्कुल हम चाहेंगे एक ऐसी रेमेडी बता दीजिए लाइफ में अपने मोटिव, अपने गोल्स को लेके पॉजिटिव रहने की, अपने आप को मतलब बिल्कुल ऐसा सोचने ना सोच पाए कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, एक ऐसी रेमेडी आप बता दीजिए। इसके लिए आपको माइंडसेट पॉजिटिव करना होगा। माइंडसेट पॉजिटिव कर लो। कहते हैं ना कि सामने अगर मुझे खाई भी दिख रही है तो मैं सोचूंगी कि इस पर भी मैं रास्ता बना दूंगी। ये अंदर रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ये लगता है कि चीज़ें अब ठीक नहीं हो सकती। तो एक तो जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, ईश्वर को, उसके उस स्वरूप को अपनी सारी समस्याएं सौंप दें। मेडिटेशन करें और पॉजिटिव रहें। कहना, लोग कहेंगे कहना आसान है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अगर आप नेगेटिव रहेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा? तब भी मिलने वाला तो कुछ नहीं है ना। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे आसपास पॉजिटिविटी आती है। हम जैसा सोचते हैं वैसी चीज़ें होती हैं। यूनिवर्स का ये लॉ है कि जो शब्द हम बोल रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, सब ब्रह्मांड में ऊपर की तरफ जा रहा है। हमारी फ्रीक्वेंसी, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है, अगर हमारी वाइब्रेशन पॉजिटिव है, तो हम आसपास वैसा ही माहौल क्रिएट कर देंगे, वही वाइब्रेशन हो जाएंगी। और जब आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव होंगी, आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होगी, तो जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव खुद ब खुद आपकी लाइफ से चली जाएंगी। पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होती हैं। मेरी लाइफ का ही बताती हूँ, जब मैं पॉजिटिव सोचना स्टार्ट किया, माइंडसेट पॉजिटिव किया, तो नेगेटिव जितने लोग भी थे इवन, वो भी 1 बाय 1 कट ऑफ होते चले गए। लो वाइब्रेशन का आज मेरे से कोई इंसान जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ वही जुड़े हैं जिनकी वाइब्रेशन हाई है। तो जब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हो, पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हो, तो सारी चीजें सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी आपकी बातों से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी तरह से आप देखते रहिए क्रेजी टॉक्स और सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।